तो अब बेनामी पर सर्जिकल स्ट्राइक करने वाली है सरकार और साफ है कि जिनके पास बेनामी संपत्ति है अब उनकी खैर नहीं है। लेकिन वेद जैन साहब, आपको लगता है कि जिस तरह से डीमोनेटाइजेशन पर अभी सरकार विपक्ष के हमलों से जूझ रही है और कई जगहों से बदइंतजामी की शिकायतें आती हैं, बेनामी संपत्ति पर सरकार को जो भी करना है उसके लिए तैयारी पुख्ता होनी चाहिए और कम से कम सरकार वहां पर जो भी करे उसमें यह दिखना चाहिए कि सरकार की तैयारी पूरी है। ये तो बात ठीक है। देखिए, जब भी सरकार कोई कार्रवाई करे तो सोच समझ के करे और पूरी तैयारी के साथ करे। जब हम तैयारी की बातें करते हैं बेनामी में, तो अब सरकार की एक्सरसाइज दो तरीके से हो सकती है। एक तो ये हो सकती है कि सरकार अपना होमवर्क करके कुछ प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई कर ले और अपनी जो डाटा है उसको डाटा माइनिंग करके उसकी रिसर्च करके आइडेंटिफाई करे कि कौन से ऐसे प्रॉपर्टी हैं जो बेनामी नज़र आती हैं, उसकी इंक्वायरी करे और उसके डॉक्यूमेंट मंगाए और उसके बाद लोगों को शो काज नोटिस दे। दूसरा तरीका यह है कि सरकार सभी को नोटिस दे जिसकी प्रॉपर्टी है और उनको कहे कि आप ये साबित करिए कि आपकी इसके सोर्सेज क्या हैं, एक्सप्लेनेशन दे। तो इसमें मेरा ऐसा मानना है कि ये एक सरकार की सोच पे डिपेंड करेगा कि सरकार किस कार्रवाई में जाना चाहती है। देखिए, जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ तो डिमोनेटाइजेशन में हमने देखा कि सारे नोट बंद हो गए 500-1000 रुपए के। तो आम आदमी भी और गरीब आदमी और अमीर आदमी जिस पे ब्लैक मनी है, दोनों को उसमें तकलीफ आ गई क्योंकि हर आदमी को वेरीफाई कराना पड़ गया कि उसके नोट 500-1000 के ठीक हैं या नहीं है। सही बात है। तो बेनामी वाले में मेरे ख्याल इतनी एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उसमें ऐसा कोई सीक्रेसी नहीं है। सरकार ने एक वेरिफिकेशन करनी है। आप क्योंकि टेक्निकलिटीज अच्छे से समझते हैं सर, और हमने सबसे पहले 1998 में बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट लागू किया और 2016 में सरकार ने अमेंडमेंट किया है। लेकिन अगर 1988 से पहले की किसी की प्रॉपर्टी है तो वो क्या कैसे उसको सरकार देखेगी कि ये बेनामी है कि नहीं है? नहीं, देखिए, बेनामी का मैं आपको अगर हिस्ट्री दे दूं, थोड़ी सी बता दूं कि इंडियन सिविल लॉ में पहले बेनामी प्रॉपर्टी अलाउड थी होल्ड करनी, क्योंकि अगर किसी आदमी ने प्रॉपर्टी किसी और के नाम रजिस्ट्री कराई है और अब पैसा उसने दिया है और वो ये साबित कर सकता था कि पैसा मैंने दिया है, तो प्रॉपर्टी उसकी मानी जाती थी। जब हमने 1988 में अमेंडमेंट की तब सरकार ने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी की वर्किंग नहीं की थी, सिर्फ सिविल लॉ को अमेंड किया था कि प्रॉपर्टी का मालिक वो माना जाएगा जिसके नाम रजिस्ट्री है। हम उसको मालिक नहीं मानेंगे जिसने कि वो प्रॉपर्टी के पैसे दिए हैं, यानी बेनामीदार के नाम ही ओनरशिप आएगी। अब जो कार्रवाई 2016 में की है सरकार ने, उसमें सरकार ने उस नियम को बदला है और सरकार ने कहा है कि बेनामी प्रॉपर्टी होल्ड करना इलीगल है और जिसके नाम बेनामी प्रॉपर्टी होगी तो वो जिसके नाम है और जिसकी है, दोनों के ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। ठीक है। तो ये 2016 के एक्ट में एक बहुत बड़ी चेंज आई है उसके बारे में। तो अब आज की डेट में एक और बात जो ध्यान में रखने वाली है कि प्रॉपर्टी जी, हम जब बात करते हैं बेनामी की तो आमतौर पर हम मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि लैंड बिल्डिंग की बात करते हैं जी। बेनामी एक्ट जो प्रॉपर्टी एक्ट है वो सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे नहीं, मूवेबल प्रॉपर्टी में भी लगता है, बैंक बैलेंस पे भी लगेगा, कैश इन हैंड पे भी लगेगा, असेट्स पे भी लगेगा, वो हर चीज पे लगेगा। ये बड़ी क्लियर कर दिया आपने। हर व्यक्ति को इस बारे में अपने यहाँ जैसे राजीव जी कह रहे थे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं, अगर आपने लॉकर में कुछ छुपा के रखा हुआ है, अगर आपने कैश रखा हुआ है या आपके पास मूवेबल प्रॉपर्टी है और आपके पास उसका रिकॉर्ड नहीं है, किसी और के नाम पर है, तो वो भी बेनामी होगी। सही है सर? हाँ, बिल्कुल ठीक है। और जैसे राजीव जी कह रहे थे, अब हर व्यक्ति को अपना बैलेंस शीट बना के, स्टेटमेंट ऑफ फेयर बना के, कि उसके नाम में क्या क्या असेट्स हैं, उसके सोर्सेज क्या हैं, उसकी अपने पास डॉक्यूमेंटेशन रखने की बहुत सख्त जरूरत है। मैं जयंत मिश्रा जी के पास जाऊंगा। जयंत मिश्रा, जैसे अभी हमने देखा कि डीमोनेटाइजेशन में सरकार ने कुछ लोगों अभी फौरी तौर पर राहत दी है और कुछ छूटें दी हैं। बेनामी प्रॉपर्टी की बात करें तो यहाँ कहाँ छूट मिल सकती है? देखिए, बेनामी संपत्ति ट्रांजैक्शंस में कुछ एक्सेप्शंस भी प्रोवाइड किए गए हैं। पहले ये एक्सेप्शंस दो थे। एक तो ये था कि यदि किसी व्यक्ति ने अपने हिंदू अविभक्त कुटुंब जो होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कर्ता के तौर पे उसने अगर कोई लिया है तो वो एग्जेम्प्ट था। और दूसरे, जहाँ पे फिड्यूसरी कैपेसिटी है, जहाँ पे वो एज ए किसी ट्रस्ट का एज ए ट्रस्टी या किसी कंपनी में डायरेक्टर या किसी फर्म में पार्टनर के तौर पे अगर वो ऐसा होल्ड कर रहा है तो वो इस बेनामी संपत्ति के दायरे से बाहर था। इन एक्सेप्शंस को और बढ़ाया गया है इस नए जो अमेंडमेंट एक्ट आया है 2016 में इसके द्वारा। और पहले तो ये किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति ने, जो आपने का प्रश्न था कि यदि किसी व्यक्ति ने अपने संतान या अपनी पत्नी या पति के नाम, स्पाउस के नाम पे या चाइल्ड के नाम पे कोई संपत्ति ली है और वो उसकी ज्ञात स्रोत से है,
मतलब नॉन सोर्सेस से है, ज्ञात स्रोतों से है, तो वो इसके दायरे के बाहर हो जाएगा। दूसरे एक और भी आ गया कि यदि कोई जॉइंट प्रॉपर्टी है जहाँ पे कि व्यक्ति वो अपने भाई या बहन या लीनियल असेंडेंट या डिसेंडेंट, लीनियल असेंडेंट का मतलब हो गया कि जो उसके पिता या माता हैं या बाबा दादी हैं, मतलब उसके परिवार के लोग चले आ रहे हैं, या लीनियल डिसेंडेंट यानी कि पुत्र या पुत्री या उनके ग्रैंड चिल्ड्रन, नाती पोते, तो उनके नाम पे साथ में अगर है, और साथ में ये भी है कि उस व्यक्ति ने अपने ज्ञात स्रोतों से ये संपत्ति अर्जित की है, जो कंसिडरेशन उसका दिया नॉन सोर्सेस से दिया, तो वो भी इसमें एग्जाम्प्ट हो गए। लेकिन साथ में एक रोक लग गई जो एचयूएफ के लिए इसमें रोक नहीं थी, वहां पे ये कर दिया गया कि जहां कर्ता एचयूएफ के लिए होल्ड कर रहा है वहां पे भी नॉन सोर्सेज ऑफ दी फैमिली से होना चाहिए। ठीक है सर, आप रहिए मेरे साथ। और भी इसमें एक्सेप्शन दिया गया कि जहां ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है जी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 53A पार्ट परफॉर्मेंस की बात करता है, वहां पे जहां पार्ट परफॉर्मेंस के तहत प्रॉपर्टी का पोजीशन दे दिया गया है, तो वहां पे भी इसको बेनामी नहीं माना जाएगा, उसके दायरे के बाहर रखा जाएगा। लेकिन 3 शर्तें भी हैं उसमें। पहली शर्त तो ये कि जो कंसिडरेशन है, जो उसका रकम है जिस प्रॉपर्टी के लिए, वो भुगतान कर दिया गया है। दूसरे स्टैंप ड्यूटी दे दी गई है, और तीसरे जो कॉन्ट्रैक्ट है इसका रजिस्ट्रेशन किया गया। तो अगर ये ऐसा भी हुआ है तो उस शर्त में भी ये जो प्रॉपर्टी है, मुझे लगता है कि यहाँ पे अब कोई लोगों के दिमाग में डाउट नहीं होगा कि बेनामी को लेकर कहाँ छूट है। लेकिन राजीव कुमार, मैं आपके पास आऊंगा। और सर, सवाल ये है कि क्या कोई समय दायरा तय किया जा सकता है समय बेनामी को लेकर, कि जिसमें बताया जाए कि इसमें पहले की संपत्ति बेनामी होगी और इसके बाद की संपत्ति बेनामी नहीं होगी? कि क्यों कोई इस पे एक समय की पाबंदी होनी चाहिए, मगर हाँ, क्योंकि देखिए, अगर आपने कोई बेईमानी से और इलीगल काम, अवैध काम आपने कभी भी ज़िंदगी में किया है, तो वो आपने किया है, उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर आती है, उसको आपको। मगर एक प्रैक्टिकल तौर पे ये ज़रूर बात है कि हाँ, जैसे कि इनकम टैक्स में 7 साल के बाद रिटर्न बंद हो जाते हैं, तो इसमें भी हो जाना चाहिए कोई एक ऐसी समय की बाउंड्री लग सकती है, सीमा बन सकती है। और मेरे ख्याल में वही 7-8 साल की अगर लग जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और इसमें एक मुश्किल है, ख़ास तौर से जो आपने कहा कि कृषि क्षेत्र में बहुत सारी ज़मीनें लैंड सीलिंग एक्ट से बचने के लिए लोगों ने, मजाक तो ये है कि लोगों ने अपने घोड़ों तक के नाम में कर दी, कि पता लगा कि सूरज उसका मालिक है और सूरज पता लगा कि उनके घर में घोड़ा है। जी सर, आप रहिए मेरे साथ इस वक्त DS सक्सेना साहब भी हैं। DS सक्सेना साहब, सवाल यह है कि क्या लगता है आपको, बेनामी संपत्ति पर सरकार जो वार करने जा रही है, वाकई काले धन के ऊपर और करप्शन के ऊपर एक बड़ा वार होगा, लेकिन क्या फायदा सरकार को होगा इससे, ये भी बताइए सर, और लोगों को और क्या फायदा होगा ये भी बताइए। इससे सरकार को तो बहुत फायदा होगा, क्योंकि जो भविष्य में टैक्स कलेक्शन वगैरह है ये बहुत बढ़ेगा, क्योंकि बेनामी द्वारा लोग जो थे वो अपना टैक्स बचा रहे थे, कर चोरी कर रहे थे। तो ये एक उसके, और इसमें जो है वो जेल का प्रावधान है। अगर आपने इसे देखा हो तो गलत इंफॉर्मेशन देने के लिए भी 1 से 5 साल की जेल का प्रावधान है। तो इससे अगर कोई गलत इंफॉर्मेशन भी देगा तो वो भी जेल जा सकता है। इसलिए कोई भी गलत इंफॉर्मेशन देने की गलती नहीं करेगा। तो इससे जो है कर चोरी पे वार होगा। अगर आपने IDS के प्रोविजंस देखे हों तो IDS में बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट से वो छूट दी गई थी। तो लोगों को एक मौका था कि वो अपनी बेनामी प्रॉपर्टी को जो है डिक्लेयर करें। बहुत लोगों ने प्रॉपर्टी डिक्लेयर भी करी थी, लेकिन जिन लोगों ने नहीं करी, अब उनके लिए ख़राब दिन आने वाले हैं। और सोशली भी इसका बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि बहुत लोग जो हैं वो चीज़ों की होर्डिंग करते हैं। जैसे अगर आप रियल एस्टेट को ही देखिए, तो हम लोग जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे फ्लैट्स सो कॉल्ड इन्वेस्टर्स ने बुक किए होते हैं, और वो इन्वेस्टर कौन होते हैं, किन्हीं के फ्रंटमैन होते हैं। तो जो इस तरह की चीज़ें हैं ये बंद होंगी, सोशल बेनिफिट भी बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, और लगता है कि इससे बहुत फायदा होगा आम लोगों को भी और सरकार को भी। फिलहाल बहुत शुक्रिया सर आप सभी लोगों का। तो बेनामी संपत्ति पर अगली सर्जिकल स्ट्राइक सरकार कर सकती है, ये जानकारी है।
और ये काले धन के ऊपर एक और बड़ा वार होगा सरकार का। तो फिलहाल इस शो में बस इतना ही।